हेलो एवरीवन, मेरे लेट्स अंडरस्टैंड केमिस्ट्री चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एंटी मलेरियल एजेंट मेडिसिनल केमिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि मलेरिया क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे मलेरिया क्या होता है। तो मलेरिया एक मस्कीटो बॉर्न डिसीज होता है विच कॉज बाय द पैरासाइट प्लाज्मोडियम एंड ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मस्कीटो। अब बहुत लोगों के दिमाग में यह आएगा कि फीमेल मस्कीटो ही क्यों रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसमिशन के लिए। तो उसका आंसर यह है कि मेल मस्कीटो का माउथ पार्ट और फीमेल मस्कीटो का माउथ पार्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। फीमेल मस्कीटो का माउथ पार्ट जो होता है जिससे वो ब्लड सक कर पाती है वो पेनिट्रेट होता है स्किन के अंदर और ब्लड सक कर पाता है। वहीं मेल मस्कीटो का माउथ पार्ट जो होता है वो पेनिट्रेट नहीं हो पाता स्किन के अंदर, थोड़ा वीक होता है वो, तो स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो सकता, इसलिए दे सक ओनली प्लांट जूसेस। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं कि अपना पैरासाइट प्लाज्मोडियम के बारे में। यूँ तो प्लाज्मोडियम के 60 स्पीसीज़ होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही जो होते हैं स्पीसीज़ वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मलेरिया के लिए। तो हम वो लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कॉज करते हैं। तो एक तो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फिर है प्लाज्मोडियम ओवेल, फिर प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। इनमें से सबसे खतरनाक जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, जिसके वजह से डेथ भी हो सकती है। फिर एक टर्म है डायजेनेटिक। अब डायजेनेटिक मतलब क्या कि कोई भी पैरासाइट जिसे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए अगर 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम बोलेंगे डायजेनेटिक। अगर एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती तो उसे बोलते हैं मोनोजेनेटिक। तो प्लाज्मोडियम के केस में उसे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये पैरासाइट डायजेनेटिक है। अब देखते कि हमने बात करी 2 होस्ट की ज़रूरत, तो कौन से 2 होस्ट हैं? तो 2 होस्ट होते हैं, एक ह्यूमन जो कि जिसे हम वर्टिब्रेट होस्ट बोलते हैं, और इसमें इन्फेक्टिव स्टेज होती है स्पोरोजोइट। ये असेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है, इनमें असेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है। दूसरा होस्ट होता है फीमेल एनाफिलस मस्कीटो, जिसे हम इनवर्टिब्रेट होस्ट बोलते हैं, और जिसमें इन्फेक्टिव स्टेज होती है गैमेटोसाइट, और इसमें इनके बॉडी में सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जिसमें हम 2 लाइफ साइकिल देखने वाले हैं। एक तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन और दूसरा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनाफिलस मस्कीटो। अब पहला है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन। ठीक है, क्या होगा? सबसे पहले मस्कीटो बाइट करेगा, मतलब ब्लड सक करेगा, और उसी टाइम वो सलाइवा के थ्रू स्पोरोजोइट रिलीज़ करेगा ह्यूमन बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम में। अच्छा, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाली ये है कि सलाइवा के थ्रू वो कैसे रिलीज़ करता है। तो या फिर सलाइवा ही क्यों रिलीज़ करता है, उसका रीज़न क्या होता है सलाइवा रिलीज़ करने का? तो मस्कीटो तो एमफुली ऐसा नहीं करता कि स्पोरोजोइट डालने, उसे खुद नहीं पता होता कि मैं स्पोरोजोइट डाल रहा हूँ। तो क्या होता है, जब ब्लड सक करता है ना, तो वो पाइप जब वो सक करेगा उस पाइप के थ्रू ब्लड क्लॉट ना हो, इसलिए वो सलाइवा रिलीज़ करता है। उसकी सलाइवा में एंटी कोगुलेंट एजेंट होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते, जिसके कारण वो ब्लड सक करते टाइम सलाइवा रिलीज़ करते हैं, और उसी सलाइवा में स्पोरोजोइट भी होते हैं। हम जब लाइफ साइकिल कंप्लीट देखेंगे तो आप सबको आइडिया आ जाएगा कि कैसे स्पोरोजोइट सलाइवा तक पहुंचते हैं। तो अब तक तो बस इतना ही समझना है कि सलाइवा के थ्रू स्पोरोजोइट रिलीज़ होते हैं ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, अब क्या हुआ, विद इन 30 मिनट वो लीवर में चले जाएंगे। इतना फास्ट क्यों जाता है? तो उसका रीज़न ये होता है कि लीवर तक ब्लड है आजू बाजू, मतलब उसमें WBC है, WBC फाइगोसाइटिक एक्शन करेंगे और उसे किल करने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए ना मरे स्पोरोजोइट, इसलिए वो बहुत फास्ट लीवर तक पहुंचते हैं। अब लीवर में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर भी समझना चाहिए लीवर का। तो चलिए देखते हैं लीवर का स्ट्रक्चर कैसे है।
ठीक है। तो ये तो है हमारा लीवर का स्ट्रक्चर, देख पा रहे, ठीक है। लीवर का स्ट्रक्चर जो बनता है बहुत सारे लीवर लोब्यूल्स से, ठीक है। अब ये लोब्यूल्स का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो इसमें हमें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट, दो टर्म्स हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो हिपैटोसाइट नंबर ऑफ सेल्स है, और इसमें क्या क्या है, तो बाइल डक्ट्यूल्स है, ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन्स है, हिपैटिक आर्टरी है। पोर्टल वेन्स और हिपैटिक आर्टरी का कॉमन पैसेज है जिसे हम साइनोसॉइड बोलते हैं, जो कि ओपन होता है सेंट्रल वेन्स में। तो हिपैटोसाइट और साइनोसॉइड याद रखना, ठीक है। अब हम चलते आगे कि क्या होता है लिवर में। तो अब क्या हो रहा है कि हम देख पा रहे हैं कि स्पिंडल शेप स्पोरोजॉइड जो है वो क्या कर रहा है, अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये स्पोरोजॉइड जो है अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये स्पोरोजॉइड अंदर जाएगा, हिपैटोसाइट के अंदर जाएगा, और उसके बाद में वो वहाँ क्या करेगा, अच्छे से ग्रो होगा और एक राउंड शेप उस सेल के अंदर छुप जाएगा। तो उस स्टेज को बोलेंगे क्रिप्टोसॉइड। क्रिप्टो मतलब हिडन, मतलब वो स्पोरोजॉइड हिपैटोसाइट के अंदर छुप गया, अच्छे से ग्रो होके फुल साइज राउंड हम देख पा रहे हैं, अच्छे से ग्रो होके क्या कर रहा है, वो छुप गया है उसके अंदर। तो उस स्टेज को बोलेंगे क्रिप्टोसॉइड। अब वो वहाँ अच्छे से ग्रो होगा, तो उसके बाद में उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा पहले तो, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, और एक बार अच्छे से मैच्योर हो गया कि उसके बाद में वो रप्चर हो जाएगा। रप्चर करने के बाद जो डॉटर सेल निकलेंगे उसका नाम होता है क्रिप्टोमेरोजॉइड। सेम प्रोसीजर क्या होगी, रिपीट होगी, मतलब क्रिप्टोमेरोजॉइड जैसे रिलीज हो जाएंगे वो साइनोसॉइड में जाएंगे। साइनोसॉइड में जाते ही वो फिर से जाते हैं न्यू हेपैटोसाइट में। न्यू हेपैटोसाइट में जाएंगे तो फिर से जैसे एंटर करेंगे फुल साइज ग्रो कर लेंगे, राउंड शेप ले लेंगे। उस स्टेज को बोलेंगे मेटाक्रिप्टोजॉइड, ठीक है। मेटाक्रिप्टोजॉइड ये फिर से न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करेगा, और मैच्योर होने के बाद रप्चर हो जाएगा। जैसे ही रप्चर हो जाएगा इसमें से फिर से डॉटर सेल रिलीज होंगे। उस डॉटर सेल को हम बोलेंगे मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइड। क्या बोलेंगे, मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइड बोलेंगे। अब क्या होता है कि इसमें भी दो साइज़ की डॉटर सेल निकलते, एक तो मैक्रो और दूसरा माइक्रो। तो ये जो स्टेज है जो लीवर में हो रही है, और आरबीसी तक अब तक पहुँचे नहीं, मतलब अभी जो सेल बने हमारे मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइड या फिर क्रिप्टोमेरोजॉइड, अगर ये आरबीसी में गए तो वो स्टेज अलग, लेकिन वो स्टेज जाने से पहले जो स्टेज होती है, मतलब बेसिकली जो लीवर में होती है, उसे हम बोलते हैं प्री इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी, ठीक है। अब क्या हुआ फॉर्मेशन, क्रिप्टोमेरोजॉइड या फिर हम बोलेंगे मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइड। इनके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये आरबीसी में जा सकते हैं या फिर से हिपैटोसाइट में जा सकते हैं और सेम साइकिल रिपीट कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ जो होते हैं वो सेम साइकिल रिपीट करते हैं, ठीक है, मतलब हिपैटोसाइट में जाएंगे, मैच्योर होंगे, डिवीजन करेंगे, रप्चर होगा फिर से, और कुछ जो होते हैं वो आरबीसी में चले जाते हैं। जो हमारे क्रिप्टोमेरोजॉइड या मेटाक्रिप्टोजॉइड आरबीसी में नहीं जाते और सेम साइकिल रिपीट करते हैं, उस फेज़ को हम बोलेंगे एक्सो इरेथ्रोशाइजोगोनी। क्या बोलेंगे, एक्सो इरेथ्रोशाइजोगोनी। तो ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एक्चुअली समझने लायक है, और हम जब ड्रग के बारे में भी पढ़ेंगे तब हमें इनका यूज़ होने वाला है। एक टर्म है प्री इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी जो कि लीवर में होती है, ठीक है, और आरबीसी में जाने से पहले वाली स्टेज, स्टार्ट फ्रॉम द स्पोरोजॉइड और एंड विद द क्रिप्टोमेरोजॉइड और मेटाक्रिप्टोजॉइड तक, ठीक है। उसके बाद में आरबीसी में चली जाएगी, ठीक है। तो इस स्टेज को हम बोलेंगे प्री इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। और दूसरी हमने टर्म देखी एक्सो इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी, जिसमें साइकिल रिपीट हो रही है हिपैटोसाइट में, फिर से वही साइकिल कहाँ रिपीट हो रही है, हिपैटोसाइट में, उसे बोलेंगे हम एक्सो इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। आरबीसी के बाहर है इसलिए हम उसे बोलेंगे एक्सो इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। अब क्या होता है कि ये तक तो हमें दो टर्म पता चल गई। अब क्या हमें पता है कि हमारे डॉटर सेल रप्चर हो चुके हैं, तो उनमें से कुछ डॉटर सेल जो होंगे वो आरबीसी में जाएंगे, जो कि हम देख पा रहे हैं
ठीक है। और कैसे जाएंगे वो, मतलब और ये आरबीसी पूरे बॉडी में कैसे जाएंगे, तो पहले तो साइनोसॉइड में रिलीज हो जाए, रप्चर्ड हो जाएंगे। साइनोसॉइड के बाद वहाँ ब्लड है तो आरबीसी में मिक्स हो सकते हैं और उसे फ्लो मिल रहा है आगे जाने का, तो वो सेंट्रल वेन के थ्रू पूरे बॉडी में जाएंगे। ठीक है। अब क्या हुआ, इन शॉर्ट हमें बस इतना पता है कि अपना क्रिप्टोमेरोजॉइड जो है वो आरबीसी में चला गया है। अब हम जितनी भी फेज देखने वाले हैं जो बस आरबीसी में हो रही है उसको बोलेंगे हम इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही क्रिप्टोमेरोजॉइड आरबीसी में चला गया या मेटाक्रिप्टोजॉइड आरबीसी में चला गया, तो वो क्या होगा, वहाँ का फूड खाना चालू करेगा और उसकी वजह से वहाँ फूड वैक्यूल फॉर्म होती है और न्यूक्लियस पेरीफेरी पे आ जाता है और आजू बाजू साइटोप्लाज्म आ जाता है। तो एक सिग्नेट रिंग फॉर्मेशन होता है, रिंग जैसे फॉर्मेशन होता है जिसे हम ट्रोपोजॉइड भी बोलते हैं। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में वहाँ हीमोग्लोबिन का डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और नेक्स्ट स्टेप में पूरा फूड वैक्यूल गायब हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट वो पूरा खा जाएगा और बस आयरन पार्ट, जिसको आगे चल के हम नाम देते हैं हीमोजोइन ग्रैन्यूल, वो बच जाता है और ये पूरा अमेबॉइड जैसा शेप ले लेता है, इसलिए इस स्टेज को हम अमेबॉइड स्टेज बोलते हैं। इसके बाद में क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा और हमारे टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स जो है वो सेंटर में आ जाएंगे और एक बार कंप्लीट मैच्योर हो गए कि उसके बाद में वो भी रप्चर्ड हो जाएंगे। अब जो डॉटर सेल निकले हैं उसे हम बोलेंगे मेरोजॉइड और जो ग्रैन्यूल हमें मिले हैं उसे बोलेंगे हम हेमोजोइन ग्रैन्यूल्स। क्या बोलेंगे, हेमोजोइन ग्रैन्यूल्स। अब ये हेमोजोइन ग्रैन्यूल्स जो है, ठीक है, ये फिर से हेमोजोइन ग्रैन्यूल्स जो है ये एक्चुअली बहुत टॉक्सिक होते हैं और एक्चुअली आयरन से बने होते हैं, लेकिन ये आयरन का फेरिक पार्ट होता है। ठीक है। और जो मेरोजॉइड है ये क्या करेंगे, फिर से आरबीसी में जाएंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब हम पढ़ते हैं हीमोजोइन ग्रैन्यूल के बारे में। तो ये जो हीमोजोइन होते हैं ये एक्चुअली फेरिक फॉर्म होता है आयरन का और ये टॉक्सिक नेचर के होते हैं। जैसे ये ब्लड में रिलीज हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट सिम्टम्स ऑफ डिसीज जनरेटेड, मतलब सिम्टम्स मतलब मेन सिम्टम्स क्या है, हमारा फीवर, हमें फीवर आ जाएगा। तो जिस दिन हमें मस्कीटो ने बाइट करा था और स्पोरोजॉइड हमारे बॉडी में रिलीज़ करा था और हीमोजोइन रिलीज़ होने तक का जो टाइम पीरियड है, मतलब पहला सिम्टम्स अपीयर होने का टाइम पीरियड जो है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं और इसको हमें लगा है इन केस ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स 14 डेज। कितने टाइम लगा है, 14 डेज। तो इसमें कौन कौन सी स्टेजेस हमने देखी, हमने देखा स्पोरोजॉइड एंटर करा, उसके बाद में प्री इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी हुई, फिर एक्सो इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी हुई, फिर इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी हुई। तो ये पूरे स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद या फिर हम बोलेंगे पूरे स्टेज कंप्लीट होने को 14 डेज लगते हैं और उसके बाद में हमें पहला फीवर आता है। तो हम उसे बोलेंगे कि ये क्या है, इसे बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में 14 डेज़ का होता है, प्लाज्मोडियम ओवेली में 14 डेज़ का होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी में 28 डेज़ का होता है और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम में 12 डेज़ का होता है। उसके बाद में क्या है कि हमें तो पता है कि मेरोजॉइड जैसे हीमोजोइन रिलीज़ हुआ है, सेम मेरोजॉइड भी रिलीज़ हुआ है। तो मेरोजॉइड फिर से न्यू आरबीसी में जाएंगे, फिर से इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी रिपीट होगी, फिर से वो रप्चर्ड होगा, फिर से हीमोजोइन रिलीज़ होगा और मेरोजॉइड भी रिलीज़ हो जाएंगे। तो पहला तो फीवर आ गया था हमें हीमोजोइन रिलीज़ होने के बाद, फिर से मेरोजॉइड ने सेम प्रोसेस रिपीट की, मतलब इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी रिपीट की, मतलब फिर से हीमोजोइन रिलीज़ हुए, मतलब फिर से फीवर आया। तो पहले फीवर के बाद जब दूसरा फीवर आता है तो उसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में 48 आवर्स लगते हैं। कितने, 48 आवर्स। तो सेम साइकिल फीवर रिपीट आना, ये हमें कितना इंटरवल के बाद आएगी, 48 आवर्स के बाद बार बार फीवर आएगा। तो डॉक्टर पूछते भी है कि कितने दिन बाद तुमको फीवर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए पूछते कि उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन कर पाए, ठीक है। तो क्या है कि 48 आवर्स बाद सेम प्रोसेस क्या हो रही है, रिपीट हो रही है और आगे बार बार क्या हो रहा है, फीवर आ रहा है। तो 48 आवर्स बाद मतलब क्या कि 2 दिन कंप्लीट और अगले मतलब नेक्स्ट थर्ड डे क्या हो रहा है, फीवर आ रहा है।
तो इस टाइप के फीवर को हम टर्शिएंट मलेरिया बोलते हैं। जो हर 3 दिन बाद आता है उसे हम बोलेंगे, हर तीसरे दिन आता है उसे बोलेंगे हम टर्शिएंट मलेरिया। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि एक चार्ट के थ्रू कितना इंक्यूबेशन पीरियड है, कितने टाइम बाद सेम फीवर रिपीट होता है और उसको क्या नाम दिया है, ये हम एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है हमारा 14 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड याद रखना है, जैसे ही हमारे बॉडी में स्पोरोसाइट जाएगा और पहला फीवर आने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड के लिए 14 डेज लगते हैं इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और टाइम टेकन इन द इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी इज 48 आवर्स। और इस टाइप के प्लाज्मोडियम को हम टर्शिएंट मलेरिया बोलते हैं। सेम प्लाज्मोडियम ओवेल के लिए भी 14 डेज लगते हैं, 48 आवर्स फॉर द इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी, और इसे भी हम मतलब तीसरे दिन ही आ रहा है तो इसे हम बोलेंगे टर्शिएंट मलेरिया। इन दोनों को थोड़ा डिफरेंस बताने के लिए हमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को बोलते हैं कि वो बिनाइन टर्शिएंट मलेरिया है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के थ्रू जो फीवर होता है उसे हम बिनाइन टर्शिएंट मलेरिया बोलते हैं, और जो प्लाज्मोडियम ओवेली के थ्रू होता है उसे हम माइल्ड टर्शेरियम मलेरिया बोलते हैं, टर्शेरियन मलेरिया बोलते हैं। उसके बाद में प्लाज्मोडियम मलेरी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 28 डेज और उसे टाइम लगता है 72 आवर्स, और 72 आवर्स मतलब 4th डे, इसलिए हम उसे कॉटन फीवर बोलते हैं। इट्स अ कॉटन फीवर। ठीक है, उसके बाद में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जिसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 डेज और उसको कंप्लीट होने के लिए हमें लगते हैं 36 to 48 आवर्स के बीच में, मतलब दूसरे या तीसरे दिन फीवर हो सकता है कभी भी, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं सब टर्शिएंट मलेरिया। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है सेरेब्रल फीवर। अब सेरेब्रल फीवर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम बॉडी में जाता है तब वो क्या करता है, आरबीसी को क्लम्प करके रखता है। मतलब अगर आरबीसी क्लम्पिंग करना स्टार्ट कर देगी तो ब्लड वेसल में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से प्रेशर ब्लड वेसल पे ज़्यादा एक्सर्ट होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल फट भी सकती है। ठीक है, और सेम कंडीशन अगर ब्रेन में हो, वेसल्स अगर ब्रेन में डैमेज हो, या हम बोलेंगे कि वेसल्स ब्रेन में हैमरेज हो, तो उस कंडीशन में हम उसे बोलते हैं कि ब्रेन हैमरेज हुआ है। ठीक है, और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, इसलिए बोलते हैं कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से डेथ भी हो सकती है, और इसीलिए इस फीवर को हम सेरेब्रल फीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है रिलैप्स मलेरिया। ये भी एक टाइप का मलेरिया है जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेली में होता है, और ये कौन सी कंडीशन है, एक्सो इरेथ्रोसाइटिक कंडीशन। याद है, ये बोला था मैंने कि एक्सो इरेथ्रोसाइटिक कंडीशन भी आती है जिसमें आरबीसी में जाने के बजाय क्रिप्टोमेरोजॉइट चले जाते हैं फिर से हिपैटोसाइट में, और वहाँ वो साइकिल चालू करते हैं। मतलब आरबीसी में जाने की वजह से बुखार तो आएगा, ऐसे नहीं कि आरबीसी में नहीं जाएगा, कुछ तो आरबीसी में पार्ट जाएगा, लेकिन हमने मेडिकेशन कर लिया प्रॉपर, हम ठीक भी हो गए, लेकिन कुछ ना कुछ पार्टिकल तो हिपैटोसाइट में बचा था, तो हिपैटोसाइट में वो साइकिल चल रही थी। मतलब क्योर होने के बाद वो फिर से अटैक करेगा, फिर से मलेरिया जनरेट करेगा। इस बार मस्कीटो ने नहीं काटा, इस बार हिपैटोसाइट में ऑलरेडी वो प्रेजेंट थे, साइकिल कर रहे थे, और उसके बाद में वो अचानक से आरबीसी पर अटैक कर रहे, और जिसकी वजह से हमें फीवर आ रहा है। उस टाइप के मलेरिया को बोलते हैं रिलैप्स मलेरिया, जो कि इरेथ्रोसाइटिक साइकिल की वजह से हमें होता है। सॉरी वो होता है एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल की वजह से। तो ये तो हुआ हमारा रिलैप्स मलेरिया के बारे में, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब उसके बाद में है कि क्या होता है मीरोजॉइट आगे। तो ये मीरोजॉइट आरबीसी में जाते हैं, और इनमें से कुछ मीरोजॉइट गेमेटोसाइट में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। अब गेमेटोसाइट में चेंज होना मतलब हमें 2 टाइप के गैमेट्स मिलेंगे, गैमेटोसाइट मिलेंगे, एक तो फीमेल गैमेटोसाइट, दूसरा मेल गैमेटोसाइट। फीमेल गैमेटोसाइट राउंड शेप का होगा और मेल गैमेटोसाइट ओवल शेप का होगा। दे आर प्रेजेंट इन द आरबीसी। ठीक है, अब इस टाइप के ब्लड
या इस टाइप के आरबीसी जब मस्कीटो जब उन्हें बाइट करेगा किसी अनहेल्दी पर्सन को, जैसे मलेरिया हुआ है उसे, तो वो क्या करेगा, सारे स्टेजेस अब तक के जितने भी स्टेजेस हुए हैं वो सब के सब स्टेजेस ब्लड के थ्रू उसके स्टमक में आ जाएंगे, उसके जीआई ट्रैक में आ जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टेजेस हैं, क्रिप्टोमेरोजॉइड या हुआ मेरोजॉइड, जो कुछ भी स्टेजेस हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। बस गेमेटोसाइट ही बच्चा रहेगा। तो अब ये गेमेटोसाइट में फीमेल गेमेटोसाइट फर्दर डिवीजन नहीं करता, लेकिन वो मिच्योर होता है और अपना साइज और इनलार्ज करता है। वही मेल गेमेटोसाइट जो कि ओवल शेप का है, वो क्या करेगा, डिवीजन करेगा। वो टोटल 8 न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, 6 to 8 न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, और उसके साइटोप्लाज्म जो होते हैं ना, अब वो आउटर साइडली निकलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्स फ्लैजिलेशन। अब ये मिच्योर होगा और आगे चल के रप्चर होके बहुत सारे मेल गैमेट तैयार करेगा। ये मेल गैमेट फ्यूज़ होगा फीमेल गैमेट के साथ और जाइगोट फॉर्मेशन करेगा। जाइगोट फर्दर चेंज होता है, अपना शेप चेंज करता है और एक स्पिंडल शेप अपीयर करता है, जिसे हम ऊकाइनिड या फिर वर्मिक्यूल बोलते हैं। ये वर्मिक्यूल पेनेट्रेट होता है वॉल ऑफ स्टमक ऑफ फीमेल मस्कीटो, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि स्टमक के आउटर साइड ना स्वेलिंग हुई है, उससे बहुत सारे स्वेलिंग्स दिखते हैं हमें, छोटे छोटे पार्ट, जिसे हम ऊसिड बोलते हैं। ऊसिड फर्दर न्यूक्लियर डिवीजन करता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करता है, और किस में कन्वर्ट होता है, स्पोरोसिस्ट में, और उसमें बहुत सारे स्पोरोब्लास्ट होते हैं, और कुछ ही टाइम बाद वो भी रप्चर हो जाएगा और बहुत सारे स्पोरोजॉइट रिलीज़ करेगा। स्पोरोजॉइट बाहर की तरफ रिलीज़ होने की वजह से सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे और फिर सलावा में चले जाएंगे, और जब ये मस्कीटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो सलावा के थ्रू ये स्पोरोजॉइट उसमें चले जाएंगे और ये साइकिल फिर से रिपीट होगी। तो हमने ये भी देख लिया कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनाफिलस मस्कीटो। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना डेवलपमेंट ऑफ एंटी मलेरियल। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें क्या देखना है हमें कि बेसिकली एंटी मलेरियल या एंटी मलेरिया जब हम देखते हैं तो ऐसा ड्रग या ऐसा मेडिकेशन जिससे हम मलेरिया से प्रिवेंट हो सकते हैं, मलेरिया से प्रिवेंट हो सकते हैं। तो अगर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखें तो क्यूनिन सबसे पुराना ड्रग है फॉर द मलेरिया, और जिसे हम एक्सट्रैक्ट करते ऑब्टेन करते फ्रॉम द सिनकोना ट्री, बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, स्पेशली बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। अगर एमसीक्यू में आ गया कौन सा पार्ट, रूट, लीफ, कौन सा पार्ट, बार्क, तो बार्क। उसके बाद में क्या है कि उसका स्ट्रक्चर भी दिया है। अब क्या है कि और भी कुछ एंटी मलेरियल ड्रग्स होते हैं, जैसे प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन, प्रोग्यूलिन एंड क्यूनाक्राइन। ये भी ड्रग्स है जो हम एंटी मलेरियल ड्रग्स करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नाउ द मलेरिया इज ऑल्सो बीइंग ट्रीटमेंट विद द सल्फा ड्रग्स सच एज सल्फाडॉक्सिन। ठीक है, तो ये सब था डेवलपमेंट ऑफ एंटी मलेरिया के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कीमोथेरेपी ऑफ मलेरिया। तो ये कीमोथेरेपी ऑफ मलेरिया में हमें एक्चुअली क्या करना है, क्लासिफिकेशन देखना है ड्रग्स का अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या हम बोलेंगे साइट ऑफ एक्शन। तो पहला है कैजुअल प्रोफोलैक्टिक ड्रग, जिसमें कौन से टाइप के ड्रग्स आते हैं, इसमें हम प्राइमाक्विन ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिसका काम होता है कि ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है लीवर के पैरासाइट को। ठीक है, देयरफॉर आरबीसी में नेक्स्ट प्रोसेस जाएगी नहीं, देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्वेजन ऑफ इरेथ्रोसाइट। नेक्स्ट होता है ब्लड शिज़ेंटोसाइट्स ड्रग। इनमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, तो इनमें आता है क्लोरोक्विन, क्विनिन, मेफ्लोक्विन। इनका काम क्या होता है, द सप्रेसिव डिस्ट्रॉय पैरासाइट इन आरबीसी। आरबीसी में जो कुछ भी पैरासाइट है उन्हें किल करना, देयरफॉर टर्मिनेट द क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया। बराबर। नेक्स्ट होता है हमारा टिश्यू सिजेंटोसाइड ड्रग, जिसमें हम पार्माक्विन ड्रग यूज़ करते हैं। इसे हम हिप्नोज़ोइटोसाइडल ड्रग्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम प्रिवेंट करते रिलैप्स को। तो रिलैप्स याद है, रिलैप्स क्या थी, तो रिलैप्स हमारी वो स्टेज थी जिसमें हमारे क्रिप्टोमेरोजॉइट फिर से हिपैटिक सेल में जाते हैं और फर्दर डिवीजन करते हैं। तो फर्दर डिवीजन करते टाइम जो स्टेजेस आएंगी
या जो फॉर्म आएगा उसे हम हिप्नोजॉइड्स बोलते हैं। तो दिस ड्रग्स एक्ट ऑन द हिप्नोजॉइड ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल दैट कॉज द रिलैप्स। ठीक है, मतलब रीअपियर होना, सडनली रीअपियर होना मलेरिया, उसे बोलेंगे रिलैप्स। तो वो रिलैप्स होने नहीं देगा ये मेडिसिन हमें। ठीक है, उसके बाद में रेडिकल क्यूरेटिव ड्रग्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग्स माना जाता है। इनमें दोनों भी टाइप के ड्रग्स आएंगे, एक तो ब्लड शिजेंटोसाइड्स ड्रग और एक हिप्नोजॉइटोसाइडल ड्रग्स। इनका काम क्या होता है? इरेडिकेट ऑल फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड द प्लाज्मोडियम ओवेल दैट कॉज द रिलैप्स। जितने भी फॉर्म हो, मतलब ज़रूरी नहीं कि बस हिप्नोजॉइड फॉर्म ही, वो जितने क्रिप्टोमेरोजॉइड, मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइड, सब फॉर्म को क्या करेगा? निकाल देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, उसके बाद में लास्ट गेमेटोसाइडल ड्रग्स। इनमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? तो इनमें आता है प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन, क्विनिन, जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं गैमेटोसाइट को और जिसके वजह से प्रिवेंट होता है ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये तो है हमारा पूरा कीमोथेरेपी ऑफ मलेरिया के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले सिंथेसिस में हम पढ़ने वाले क्लोरोक्विन का सिंथेसिस, प्राइमाक्विन का सिंथेसिस, प्रोग्यूनिल का सिंथेसिस और क्विनाक्राइन का सिंथेसिस। सबसे पहले देखते हम क्लोरोक्विन के बारे में। पहले तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा है, उसके बारे में अब पढ़ने से पहले हम उसका सिंथेसिस देख लेंगे। तो सिंथेसिस जो होती है ये 3 स्टेप रिएक्शन होती है। पहले तो हमें सिंथेसाइज करना होता है 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन, उसके बाद में हमें सिंथेसाइज करना है नोवेल डायमाइन और थर्ड हमें सिंथेसाइज करना है क्लोरोक्विन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिंथेसिस ऑफ 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। पहले क्या होगा? हमारे पास होगा मेटाक्लोरोएनिलीन, जिसके साथ हम रिएक्ट करेंगे डाईइथिल एक्सोइथिलीन मैनोलेट के साथ। अब ये जो नाइट्रोजन NH2 है, जिस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा? वो अटैक करेगा हमारे बीटा कार्बन पर और जिसकी वजह से अल्फा बीटा कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और वो शिफ्ट हो जाएगा माइनस चार्ज टू अल्फा कार्बन। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी ज़्यादा हो गई, उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन जो है बॉन्ड ब्रेक कर देगा और वो चला जाएगा माइनस चार्ज के पास। अब जैसे ही माइनस चार्ज के पास जाएगा, उसके बाद में क्या होगा? इसमें नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और उसके एडजेसेंट साइड में OET लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? इथिल अल्कोहल रिमूव हो जाएगा और साथ में हम देख सकते हैं यहाँ कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म भी हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा? कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म होने के बाद OH लग जाएगा कार्बोनिल की जगह और फिर से इथेनॉल रिमूव हो जाएगा और क्या हो गया? वहाँ साइक्लाइजेशन हो गया और फॉर्मेशन हुआ इथिल 7 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन 3 कार्बोक्सिलेट। अब हम इसमें डाइल्यूट NaOH डालेंगे तो ईस्टर का एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम हीट करेंगे तो एसिड जो है, मतलब COOH जो है, तो डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2 रिमूव हो जाएगा और हमें मिलेगा 7 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन। हम उसमें POCl3 डालेंगे तो OH की जगह Cl लग जाएगा और हमें फाइनली हमारा फर्स्ट स्टेप सिंथेसिस मिल जाएगा 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। उसके बाद में क्या है? हमें सिंथेसाइज करना है नोवेल डायमाइन। तो इसका सिंथेसिस कैसा है? पहले हम इपॉक्साइड लेंगे, इथिल एसीटेट लेंगे, तो हमें मिलेगा 2 एसिटिल ब्यूटेरो लैक्टोन। अब क्या होगा? इसमें से हम इसमें क्या करेंगे? HBr डाल देंगे तो हाइड्रोजन जो है वो अल्फा पोजीशन पर अटैक करेगा और Br जो है हमारे गामा पोजीशन पर अटैक करेगा और इसमें से CO2 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा? अब हमारे 5 ब्रोमो पेंटेन 2 ऑन ये बचा है। अब इसके साथ हम क्या रिएक्ट करेंगे? डाईइथिल अमाइन। तो क्या होगा? Br जो दिख रहा है राउंड किया है वो और नाइट्रोजन का HBr करके बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा Br की पोजीशन की जगह। ठीक है, सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। अब क्या होगा? हमें अब क्या मिला है? 5 डाईइथिल अमीनो पेंटेन 2 ऑन मिला है। ठीक है, इसमें हम अमोनिया डाल देंगे
तो इमीन फॉर्मेशन होगा, H2 डाल देंगे तो रिडक्शन हो जाएगा और फाइनली हमें मिलेगा 4 अमीनो पेंटिल डाइथिल अमाइन, जिसे हम बोलेंगे नोवेल डायमाइन। अब क्या होगा कि लास्ट सिंथेसिस बचा है 4, क्या है सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्विन। इसमें क्या है 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन है, जिसके साथ हमें रिएक्ट करना है नोवेल डायमाइन। और इसमें क्या होगा, सिंपली ये जो ऊपर वाला Cl दिख रहा है ना, ये Cl और NH2, ये NH2 का हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएगा HCl करके और वैसे के वैसे ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्लोरोक्विन। तो ये था हमारा सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्विन। आगे हमें देखना है उसके यूजेस। तो क्लोरोक्विन के यूजेस क्या है कि ये प्रिवेंट करता है DNA एंड RNA सिंथेसिस इन द प्रोटोजोआ, ठीक है। उसके बाद में ये हमारी इरेथ्रोसाइटिक स्टेज फैल्सीपेरम मलेरिया की ये होने नहीं देता, मतलब अगर हमारा पैरासाइट फैल्सीपेरम हो तो उसकी इरेथ्रोसाइटिक स्टेज को ये रोकता है, स्पेशली उसके लिए हम यूज़ करेंगे। उसके बाद में ये हमारी अमेबियोसिस की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, और साथ में इट हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। तो ये था यूजेस ऑफ क्लोरोक्विन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सिंथेसिस है प्राइमाक्विन। ये जो प्राइमाक्विन है इसका स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। अब उसका सिंथेसिस देखते हैं। तो सिंथेसिस में पहला तो है हमारा ग्लिसरॉल में हम H2SO4 डालेंगे, जिसकी वजह से वाटर रिमूव होकर हमें मिलेगा एक्रोलिन। अब ये एक्रोलिन का रिएक्शन हमें करना है 4-मिथॉक्सी 2 नाइट्रो एनालिन के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेम नाइट्रोजन NH2 जो है उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीटा पोजीशन के कार्बन पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और अब क्या होगा कि वैलेंसी ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा अल्फा कार्बन के पास। अब इसमें कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म जो था वो होगा, अभी कीटो फॉर्म है या अल्डिहाइड फॉर्म है तो इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा वो। फिर हम H2SO4 डालेंगे तो हाइड्रोजन H2SO4H+ देगा, तो OH के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और साइक्लोलाइजेशन होगा। और ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और उसके एडजेसेंट साइड का जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और वहाँ भी डबल बॉन्ड लगेगा। उसके बाद में क्या करना है, हमें रिडक्शन करना है। जैसे ही रिडक्शन करेंगे NO2 का NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर। अब हम इसके साथ रिएक्ट कराएंगे 4-ब्रोमो पेंटिल डाइथिल अमाइन, जिसकी वजह से इसमें भी क्या होगा, सेम HBr रिमूव हो जाएगा और हमें मिलेगा प्राइमाक्विन। अब है यूज़ ऑफ प्राइमाक्विन। पहला यूज़ है ट्रीटमेंट ऑफ इरेथ्रोसाइटिक स्टेज, मतलब जब RBC में अटैक होगा तब वाली स्टेज किसकी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल। तो उस कंडीशन में अगर हमने प्राइमाक्विन ड्रग ले लिया तो ये उसके लिए ट्रीटमेंट होगी। फिर है यूज़ फॉर द रेडिकल क्योर ऑफ रिलैप्सिंग मलेरिया, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम सिंथेसिस देखते हैं प्रोग्यूलिन का। प्रोग्यूलिन में क्या है, इसका एक तो स्ट्रक्चर मेंशन हुआ है, ठीक है। अब सिंथेसिस देखते हैं। तो सिंथेसिस होती है, पहला तो हमारे पास होना चाहिए पैरा क्लोरोएनिलीन और दूसरा होना चाहिए डाइसाइनामाइड, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा, साइनाइड की जो ट्रिपल बॉन्ड है उनमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज हो जाएगा, तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। उसके बाद में हम H+ डाल देंगे तो नाइट्रोजन जो माइनस चार्ज जिस पे आया है वो H+ एक्सेप्ट कर देगा। उसके बाद में हम उसमें आइसोप्रोपिल अमाइन ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन पर अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आएगा, तो जो नाइट्रोजन है आइसोप्रोपिल अमाइन का उसमें जो हाइड्रोजन लगा है वो हाइड्रोजन उस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिलेगा प्रोपोग्वालिन ड्रग, ठीक है। अब उसके यूजेस देखते हैं। तो उसका यूज़ है कि हम एंटी मलेरियल ड्रग करके यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट द प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ मलेरिया। प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज मतलब जो लिवर में होती है वो वाली, ठीक है। अब ये लास्ट सिंथेसिस है हमारा जिसमें हमें देखना है क्विनाक्राइन। स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। सिंथेसिस कैसे होगा, तो हमारे पास होना चाहिए 2,4-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, पैरा एनिसिलिडीन
इसमें हम कॉपर और K2CO3 डालेंगे और उनका रिफ्लेक्स करेंगे, जिसकी वजह से HCl रिमूव हो जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। फिर हम उसमें POCl3 डालेंगे, एक्चुअली पहले साइकिलाइजेशन करेंगे और POCl3 डालेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पहले तो साइकिलाइजेशन होगा, COOH रिमूव हो जाएगा, कार्बोनिल अटैक होगा, फिर कीटो इनॉल होगा, OH लगेगा, POCl3 रहेगा तो OH की जगह Cl अटैक कर देगा। उसके बाद में क्या होगा, हम उसमें नोवल डायमाइन डालेंगे और जिसकी वजह से हमें HCl रिमूव हो जाएगा और हमें मिलेगा क्विनाक्राइन। इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ है कि ये इनिबिट करता है इरेथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट। ये फैल्सीपेरम मलेरिया के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। क्विनाक्राइन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और लेस टॉक्सिक होता है दैन द क्विनिन, बट इट इज़ मोर टॉक्सिक एंड लेस इफेक्टिव दैन द क्लोरोक्विन। मतलब सबसे बेस्ट जो है वो कौन सा है, क्लोरोक्विन। क्विनाक्राइन इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अमेबियोसिस, टेपवर्म एंड पिनवर्म इन्फेक्शन। सो हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, हमने पूरे सिंथेसिस ख़त्म कर दी है, ठीक है। इतनी तो हमें इसमें स्ट्रक्चर्स, स्पेशली स्ट्रक्चर्स पे देखना, ध्यान देना है कौन से आएंगे, क्योंकि MCQs में ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। मेन बॉडी सेम है, बस थोड़े पोजीशन चेंज किए है, थोड़े ग्रुप डिफरेंट लगाए है बस, तो हमें उसका थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक पूरा फिनिश हो चुका है। आपने इतने अच्छे तरीके से वीडियो सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और इस जैसी और टॉपिक के लिए वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।